Today starting with class 6 chapter 10, that is living creature and exploring their characteristics. So एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो उनके कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग थिंग है, उनका लाइफ साइकिल क्या है, हम लोग इस बारे में ये चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक वी नो दैट दीज आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वी नो इट शोज मूवमेंट, इट डू रेस्पिरेशन, इट इनटेक्स न्यूट्रिशन, it do reproduce, make their offspring, they are sensitive to some other stimulus मतलब environment में कोई भी changes की वजह से उनके body में changes हमको देखने मिलते हैं. they also excrete. so these are the characteristics of living organisms कि ये जो characteristics है all those characteristics are not seen in non living organism. यानी कि अगर हम नॉन लिविंग की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कार, तो कार हमको देखने मिलता है कि मूवमेंट तो वो दिखा रहा है कार, बट दैट मूवमेंट इट इज़ बिकॉज कि एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा है, उसमें फ्यूल डाले तभी वो मूवमेंट करेगा. इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट रेस्पायर. तो इस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग रखेंगे. ऑल्सो coming to the introduction, so we are surrounded by living and non-living objects which are very important. मतलब सिर्फ living organism नहीं, non-living organisms भी बहुत important है हमारे life के लिए. How do we know what is living? तो हमने simply एक छोटा सा diagram बनाया है कि हम कैसे living को non-living से differentiate करेंगे. तो ये हमें पता है these are living, these are non-living. So let us explore the features that make them special. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि हाउ दे आर स्पेशल. एज आई टोल्ड यू, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, रिक्वायर फूड विच इज दे नीड न्यूट्रिशन, दे डू रेस्पायर, एक्सक्रीट वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. अब चलिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब क्या होगा कि अगर कोई आउटर वे से कोई लीफ है, नॉर्मली लीफ हमने देखा होगा कि वो सनलाइट के टुवर्ड्स ही ज़्यादातर वो ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करता है. यानी कि अगर हमने एग्जांपल ले लिया सनफ्लावर का, तो सनफ्लावर आप देखेंगे कि ज़्यादातर सन के डायरेक्शन में वो मूव करेगा. मूव यानी कि उसके फेस टुवर्ड्स द सन करेगा. सो दैट मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू सम नॉन लिविंग थिंग, राइट. वो कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है टू नॉन लिविंग. सनलाइट इट इज़ नॉन लिविंग. Okay, so that can be called as stimulus. Coming, how living things are different from non-living. As I told you, we can identify movement as one of the similarity among living beings, and non-living also do movement sometimes, but they don't do any other characteristics. So how can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between living and non-living? क्या हम एक मूवमेंट सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो एक लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नो. सो लिविंग थिंग कैन शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड. यानी वो मूवमेंट की करेंगे, रेस्पायर भी करेंगे, एक्सक्रीट भी करेंगे. तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो दिखा रहे होंगे. Like here they are showing Drosera plant, that is a insectivorous plant, and this is a deer that shows a movement in animal. So insectivorous plants depend on insects for their nutrition. वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स पे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं. यानी इंसेक्ट्स आके उस पर बैठेंगे, इट विल ट्रैप, इट विल इनटेक द न्यूट्रिशन. So Drosera is one of the example of insectivorous plants. Its feature is to saucer shaped leaves. उनके कैसे लीव्स होते हैं? saucer shaped leaves होते हैं. उनके hairs present होते हैं inwards. तो जैसे इंसेक्ट्स आके बैठे वो इनवर्ड्स ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएगा और इंसेक्ट को पूरी तरह से स्टिकी एंड्स में स्टिक करके उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको फुल्ली किल कर देगा और उसके न्यूट्रिशन इनटेक करेगा. वैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि क्लाइंबर भी एक दिखाया गया है जिसमें क्लाइंबर्स ऑल्सो विंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट
वो विंड हो जाएंगे टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट इट इज बीन गिविंग। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे दिखाया गया है कि वो क्लाइंबर्स है, उसका यूज करके उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो क्लाइंबर उसी तरफ ग्रो कर रहे हैं, मेकिंग अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। सो दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सम मूवमेंट। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो नहीं जाता है प्लांट चल के, बट स्टिल यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल देके हमने देखा वो मूवमेंट तो कर रहा है प्लांट भी, राइट। सो कैन यू वेयर ड्रेस दैट यू यूज टू वेयर 4 years ago? सो ऑफकोर्स आप 4 साल पहले का ड्रेस आपने देखा है कि आप पहन रहे हो, जैसे मम्मी लोग भी देखते होंगे आप लोग कि यूनिफॉर्म पे वो लेते हैं तो 1-2 साइज ज़्यादा बड़ा ही ले लेते हैं ताकि वो थोड़े सालों तक चल जाए, बिकॉज यू आर ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो आप बहुत फास्टली ग्रो आपको देखने मिल रहा होगा थ्रू आउट योर लाइफ। सो आपको जो क्लोथ्स है वो धीरे धीरे जो है शॉर्टर पड़ रहा होगा। क्यों? तो क्लोथ्स छोटे नहीं हो रहे हैं, यू आर योरसेल्फ ग्रोइंग फास्टर। सो प्लांट्स एंड अदर लिविंग बीइंग ऑल्सो ग्रो। तो हम बात करेंगे अभी ग्रोथ के बारे में। तो प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स भी, जो प्लांट आपने सीड वो सो किया होगा या प्लांट को जिसको ग्रो किया होगा, वो उतना का उतना तो आपको देखने नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो काफ़ी बड़ा हो गया है। सो लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी नो कि हम उस प्लांट को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दे, वाटर ना दे, तो वो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी प्लांट की। सेम वे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस और एनिमल्स, तो उनको हमको फूड देना पड़ता है, वी नीड टू गिव देम न्यूट्रिशन ताकि वो इजीली ग्रो हो सके। अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो वो ग्रो नहीं करेंगे प्रॉपरली या उनकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लांट के न्यूट्रिशन में 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत होती है, और मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट को ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स को भी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। नाउ फॉरवर्ड गोइंग विद द चैप्टर हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। हम पहले से यही पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग कैसे डिफरेंट है। ऑल्सो बाय द मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे डू रिस्पायर, वी नो वी इनटेक ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही प्लांट ऑल्सो रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, it also respire by intaking carbon dioxide and exhaling the oxygen. ओके, तो स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट रिमूव बाय द बॉडी। तो हम एक्सक्रीट भी करते हैं, हाउ? तो वी रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, वी रिमूव सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, तो उससे जो हमारे स्वेट फॉर्म में भी एक्सक्रीट करेंगे यानी वो रिमूव होता है। और दूसरा यूरिन के फॉर्म में भी हम एक्सक्रीट करते हैं। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो यूरिन भी एक प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन फॉर्म में इन द एनिमल्स। सो प्लांट्स डू ऑल्सो रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोला जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन रोजेस एंड ग्रास दे एक्सक्रीट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। सो anything or any event that prompt living beings to respond is called as stimulus. हमने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट। सो टच मी नॉट प्लांट को टच करते ही वो क्लोज हो जाता है। वो कैसे? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस। उसको लगता है कि कुछ खतरा है, कुछ डेंजर है, जिसकी वजह से वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है। सो दैट इज अ रिस्पॉन्स। सो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट हमने देख लिया। वी नो कि रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करे। इसका आगे हम चैप्टर में और भी बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे दैट हाउ बाय रिप्रोडक्शन दे सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। उनके स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं एनवायरनमेंट पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो नाउ when living being is not able to exhibit all the above mentioned characteristics,
अगर लिविंग थिंग्स, ये जो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पहले के, वो सारे अगर इनटेक या वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा पा रहा है, दैट मीन्स दोज आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और दे कैन बी कॉल्ड एज डेड. सो ऑल लिविंग बीइंग शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ऑल लिविंग बीइंग शो मूवमेंट, दे नीड फूड, दे नीड टू रिस्पायर, हमने यही सब पढ़ा है. सो दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज लिविंग, and if they are not showing these characteristics, then they are called as non-living things. So experiment regarding essential condition for the germination of seeds. So let's do a experiment for the germination of seed. तो हमने यहाँ पे सिंपल कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट. 4 बीन सीड्स हमने रखे हुए हैं, 4 पॉटेड बीन सीड्स. Now keep these pots in the following condition for 15 days. हमको ये कंडीशन में 15 डेज रखने हैं. तो क्या कंडीशन है? Pot A is kept in direct sunlight and there is no water given to this plant. So plant B is kept in direct sunlight and excess amount of water is given. Plant C with moist soil kept in the dark में रखा गया है, sunlight में नहीं रखा गया है. And plant D potted with moist soil kept in direct sunlight. यहाँ पे moist soil में direct sunlight में रख दिया है. Now after this, plant C which is kept in the soil pot slightly moist by adding a moderate amount of water. plant जो pot C है उसमें moderate amount of water रखा गया है. So maintain the soil in the pot slightly moist by adding a moderate amount of water. pot B में भी कुछ अमाउंट में वाटर दिया गया है, जो लास्ट था जिसमें सनलाइट, मॉइस्ट सॉइल एंड वाटर दिया गया है. तो आपको क्या लगता है, पॉट डी या पॉट सी ज़्यादा इजीली जर्मिनेट करेगा? ऑफ कोर्स पॉट डी जो है वो इजीली सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट केप्ट इन सनलाइट. प्लांट सी को सनलाइट में नहीं रखा गया था, प्लांट डी को रखा गया था. सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. जब उसको मॉइस्चर मिलता है तब जो सीड है, आप सीड जो देख पा रहे हैं उसके कोट जो है वो थोड़े मॉइस्ट हो जाते हैं. उनके बीच वाला जो पार्ट है सीड के, उधर से एम्ब्रियो का ग्रोथ हमें देखने मिलता है, स्प्राउटिंग हमें देखने मिलता है. और उसके बाद जो वो और वाटरिंग करे और प्रॉपर कंडीशन उसको मिलते रहे तो वो प्रॉपरली एक छोटे सैपलिंग में ग्रो हो जाएगा. सो वाटर, seeds require water for germination. water enable the seed to carry out the process necessary for their growth. तो water क्या ensure करता है कि वो जो seed है वो proper amount में उसको water मिलने की वजह से वो जो necessary condition है उसको go through कर पा रहे हो. Now you can see here the process of germination of seeds. What factors are affecting for the germination of seed? क्या factors है seed germination के लिए? So seeds need air for the germination. air भी उसको ज़रूरी है. air कैसे ज़रूरी है? तो हम खुले में रख दें उसको सीड को. तो yes, some seeds also grow when they are kept in more air condition and soil condition. हमने नॉर्मली देखा है ना कि हम डिग करते थोड़ा उसमें सीड रखते और उसको बंद रख देते हैं. तो some seeds also need more air also. So they use the air able इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल. जो वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा हम दबा के सीड को नहीं डालना होता है, हमने जस्ट थोड़ा डिग किया, सीड डाला और थोड़ा सा मिट्टी बंद कर दिया. थोड़ा एयर प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वजह से ही वो जो सीड है जर्मिनेट हो सकता है. तो लाइट और डार्क कंडीशन, उसको लाइट की ज़रूरत है. सीड नीड्स लाइट फॉर द जर्मिनेशन. उसको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत है. इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर द जर्मिनेशन, but after germination sunlight is required for further growth. most of the seeds को इतना ज़्यादा sunlight की ज़रूरत नहीं होती है, but still few amount of sunlight ज़रूरी है as it grows into a sapling. Coming to do you know, तो some seeds of flowering plants like Collis and Pichuna, उनको ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट चाहिए होता है फॉर द जर्मिनेशन, यानी वो डार्कनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो दीज आर द प्लांट. सो दीज सीड शुड बी कवर्ड विथ सफिशिएंट सॉइल एंड कवरिंग दीज सीड्स विथ सॉइल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग. उनको स्प्राउटिंग इनहिबिट करेगा. अगर हमने इसको सीड्स को कवर कर दिया तो वो स्प्राउट्स नहीं हो पाते हैं.
सो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू ओपन आउट द सरफेस, मतलब ऊपर वाला सरफेस थोड़ा उसको कवर नहीं रखना है, ओपन रखना है विद द सीड्स. कमिंग टू द टॉपिक 10.3 growth and movement in plants. So we will see the growth and movements. In this we will observe about the experiment. तो हमने 3 प्लांट ले लिया, उसमें कैसे कैसे हमने सेटअप किया हम वो देखेंगे. पहला प्लांट जो है ए, अपराइट प्लांट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. तो ये अपराइट रखेंगे, सनलाइट जो है ऑल द डायरेक्शन से उस प्लांट को मिल रहा है. दूसरा बी, इन्वर्टेड प्लांट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. तो इन्वर्टेड प्लांट रखेंगे, उल्टा रख देंगे वो प्लांट को, उसका रूट ऊपर की तरफ है, शूट नीचे की तरफ है और उसको भी सनलाइट हम दे रहे हैं. सो अपराइट प्लांट इन सनलाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन. तो अपराइट प्लांट रखेंगे बट जो सनलाइट है हम छोटे से होल के थ्रू ही उसको सनलाइट दे रहे हैं. ओके, coming towards the observation, the upright plant in the sunlight from all side grew straight. वो straight grow हुआ है. the upside down वो जो plant था वो भी straightly grow हुआ है downwards, but the plant kept in the box, जो plant box में रखा गया था वो ग्रो हो रहा है ज़्यादा सनलाइट के टुवर्ड्स, यानी वो बेंड हो गया. इसका कंक्लूजन हम क्या बता सकते हैं, स्टेम ट्राई टू ग्रो अपवर्ड्स इवन इफ द प्लांट इज केप्ट अपसाइड डाउन. वो अपवर्ड्स ग्रो करने की कोशिश करता है अपराइट में रखा हो तो. दिस शोज दैट द प्लांट कैन सेंस लाइट इन द डायरेक्शन. वो प्लांट जो है लाइट को सेंस करता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन. कमिंग टू नो द साइंटिस्ट, Jagdish Chandra Bose was an Indian scientist who did some fascinating experiment with plants. तो उन्होंने क्या किया था, जो प्लांट्स के जो रिस्पॉन्स है कि प्लांट्स किस पे ग्रो करते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस की तरफ, उनके लिए एक मशीन क्रिएट किया था, क्रेस्कोग्राफ टू रिकॉर्ड कि वो कैसे स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं. So with the machine he could measure how fast plant grow. He also showed that plant can sense and responds to stimuli. वो कैसे सेंस करता है, रिस्पॉन्स करता है towards the stimulus. Coming on the topic life cycle of a plant. So हम सबसे पहले देखेंगे सीड स्टेज पे. तो सीड स्टेज पे क्या होगा, बीन सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल. हम बीन सीड जो है वो सॉइल में प्लांट करेंगे हम लोग. सबसे पहले उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट सब कुछ देंगे. आफ्टर फ्यू डेज वो जो सीड है वो स्वेलअप हो जाएगा इनसाइड द ग्राउंड और फिर वहाँ से छोटा सा एक स्प्राउट फॉर्मेशन होगा जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे जर्मिनेशन प्रोसेस. आफ्टर विच यंग प्लांट, जिसको सीडलिंग बोला जाता है, विथ सम लीफ अपीयर एंड द प्लांट ग्रो टॉलर इन मोर लीव्स. जैसे वो थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रो करेगा और छोटे छोटे जो है लीव्स ग्रो होंगे, स्टार्ट होंगे, हमको दिखने मिलेगा. फ्लावरिंग स्टेज मतलब आफ्टर सम वीक फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट. कुछ वीक के बाद जो फ्लावर्स है वो अपीयर होने देखने मिलेंगे हमको प्लांट्स में, अगर वो फ्लावरिंग प्लांट हुआ तो. सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है. हमको ऐसे जैसे मैंगो के ट्री में यहाँ पे दिखाया गया छोटे छोटे फ्लावर्स देखने मिलेंगे. आफ्टर विच फ्रूटिंग स्टेज आता है. तो आफ्टर फ्लावर ड्राई पॉट्स फ्रूट्स आर फॉर्म्ड. जैसे कि यहाँ पे देखने मिलेगा ये फ्लावर्स के थ्रू छोटे जो यंग मैंगो के फॉर्म में थे, ग्रीन कलर के मैंगोज हमें देखने मिलेंगे विच इज अ रॉ मैंगो. एंड देन देयर इज ऑल्सो राइपनिंग ऑफ मैंगो, जिसकी वजह से वो मैंगो जो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. सो द सीड फॉर्मेशन विच मीन्स वो मैंगो फ्रूट के अंदर हमको सीड देखने मिलेगा. एंड देन अल्टीमेटली नॉर्मली तो प्लांट जो है थ्रू आउट वो सीड देता रहता है, बट आफ्टर सम टाइम वी कैन कट इट डाउन, या वो प्लांट की किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से डेथ हो सकती है. So that comes to the end of the life, in which if it does not get proper nutrient and such things, it can die. Okay. So here we are talking about, which is given in your curiosity textbook, the entire life process of the plant, जिसमें हमने लिया है beans का लिया हुआ है plant to next generation of seed is called the life cycle. The entire process from a seed to the plant and the next generation of the seed, उसको हम बोलेंगे पूरा life cycle of a plant. So here coming from the plant, देखिए जैसे यहाँ पे स्टेज 1 है, सीड है, सीड जर्मिनेट हुआ है. जर्मिनेशन के बाद सीड्स के जो लीव्स है वो बाहर ग्रो हमें देखने मिल रहा है.
फिर फ्लावर्स हमें देखने मिल रहा है, फ्लावर्स के बाद हमको जो वेजिटेबल या फ्रूट देखने मिलेगा, एंड देन इट कैन गिव अ सीड अगेन, और वो सीड वापस ये साइकिल में जाएगा, या अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट गेटिंग न्यूट्रिएंट्स इट कैन बी डेड फॉर्म। हमने अभी तक पढ़ा है लाइफ साइकिल इन प्लांट्स, तो अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में हम देखेंगे इजीएस्ट वे, छोटा एनिमल जो है नॉर्मली इंसेक्ट जैसे कि हमने ले लिया मॉस्किटो, तो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग स्टेज। तो एग स्टेज में क्या होगा कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो एग को ले करेगी इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी जो स्टिल वाटर होगा, जैसे हमारे घर के बाहर स्टिल वाटर होता है जो मूव नहीं कर रहा वाटर, उसमें वो जो फीमेल मॉस्किटो को वो आके एग ले करेगी, एंड देन एग्स आर यूजुअली लेड इन अ ग्रुप। एग जो है बहुत ज़्यादा ग्रुप में दिया जाता है उस एरिया में। नाउ लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज में क्या होगा, एग हैच इनटू लार्वा, एग जो है वो हैच हो जाएगा विच कैन बी कॉल्ड एज लार्वा आफ्टर 1 to 2 days। तो लार्वा लिव इन वाटर, मूव अप एंड डाउन एंड फीड ऑन सम ऑर्गेनिज्म। तो लार्वा क्या करेगी, अप एंड डाउन मूव करेगा, उसको जो ऑर्गेनिज्म होंगे छोटे छोटे उस पर फीड करती है वो लार्वा, एंड देन egg to the larva to comes to the pupa. Coming to the pupa stage, after some days larva change into the pupa stage। हमने देखा यहाँ पे जैसे मॉस्किटो ने एग ले किए होंगे तो बहुत सारे लार्वा और प्यूपा हमको देखने मिलेंगे। प्यूपा यानी उन्होंने अपने आप को एक सराउंड कर लिया एक ऐसे स्टेज में जिसमें वो पूरा एक, जैसे हमने देखा होगा सिल्क वॉर्म में कैसे वो प्यूपा बना देते हैं और पूरा वो उसी स्टेज पे हम सिल्क फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे ही अपने आप को कवर अप कर लेगा। तो प्यूपा डू नॉट ईट, दे जस्ट रेस्ट एंड ग्रो इनसाइड। वो फीड नहीं करती, वो रेस्ट करेगी इनसाइड और वो ग्रो करती रहती है। एंड देन adult mosquito develops finally. So finally at adult mosquito come out of the pupa, so it flies away and continues its life। वो fly away करेगा और अपना life continue करेगा। तो female mosquito bite human for blood while male feed on plant juices। female mosquito जो है वो फीमेल मॉस्किटोज जो है ह्यूमंस को वो बाइट करती है फॉर द ब्लड, वेर एज मेल मॉस्किटो दे कैन फीड ऑन द लार्वा, जो जूस होते हैं प्लांट के जूसेस उस पर वो फीड कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम दिस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एग स्टेज टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू द प्यूपा टू द एडल्ट मॉस्किटो। हम वैसे ही दूसरे लाइफ साइकिल के बारे में लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ चैप्टर। Now we will see, let us learn how can the life cycle of mosquito be disrupted, जिसमें हमको life cycle of mosquito जो है उसको in between disrupt कर देना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो mosquitoes egg lay कर रहे हैं उनमें उस स्टेगनेंट वाटर में हम केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो मॉस्किटो का ग्रोथ है वो स्टॉप हो सकता है। और बाय मेनी अदर थिंग्स, बाय रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, सेटअप अ मॉस्किटो ट्रैप, या जो प्लांट नेचुरली जो मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं उनको हम सेटअप कर सकते हैं, फायर पिट लगा सकते हैं, स्प्रेइंग रिपेलेंट टू आवर बॉडी, और बाय यूजिंग अ लेमन और यूकेलिप्टस ऑयल ऑन आवर बॉडी और द एरिया सराउंडिंग। So here we will learn, do you know the silk moth also passes through 4 life stages, that is the egg, larva, pupa and the adult। सेम हमने जो मॉस्किटो का लर्न किया वैसे ही हम लोग इसका भी देखेंगे कि नॉर्मली जो है एग स्टेज होता है, लार्वा कुकून बनाता और फिर वो एडल्ट मॉथ जो एक सिल्क वर्म होता है वो ऐसे प्रोसेस के थ्रू जाता है। So these are the fibers that are used to make silk fibers। इसके जो फाइबर है कुकून में से उस फाइबर को यूज करके सिल्क फाइबर बनाया जाता है। So in India the Khadi and the Village Industries Commission KVIC has set up several centers for silk production। तो मेनली वहाँ पे कर्नाटका में सिल्क प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने ये सेटअप किया गया है, जिसमें वो ग्रो करते हैं वहाँ पे सिल्क वर्म, वो कुकून स्टेज पे आते हैं, उनको जो है वो सिल्क एक्सट्रैक्शन के लिए उन्होंने ये ऐसे एरियाज बनाए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो फ्रॉग का भी हम लाइफ साइकिल देखेंगे
जिसमें हम एग के फॉर्म से एडल्ट फ्रॉग तक हम डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है एग स्टेज. So frog lay eggs in water. We know frog they lay egg in water क्योंकि उनके जो outer layer है वो काफ़ी ज़्यादा moist होता है. So the egg are covered with jelly like substance that protect them. वो jelly जैसा substance होता है जो उसको protect करता है. तो group of eggs are called as swam बोलते हैं उसको, group of eggs को जो frog के eggs होते हैं. Coming to the tadpole stage, so egg hatch into the young ones called as tadpoles. तो ये जो आपको देखने मिल रहा है, these are tadpoles. They are very different from the real frog, as you can see. कि इनमें जैसे फिश होते छोटे छोटे वैसे हमको tadpole देखने मिलते हैं, but at going to the adult form उनमें tail भी नहीं होता, वो बहुत different होते हैं than the tadpoles. So they look like a small fish. They breathe with gills and swim with their tail. वो गिल्स उस टाइम पे होते हैं उनके फ्रॉग में. नॉर्मली एडल्ट फ्रॉग में लंग्स होते हैं, छोटे फ्रॉग में गिल्स होते हैं. नाउ फ्रॉगलेट्स और द यंग फ्रॉग्स. तो आफ्टर द टैडपोल ग्रोज लेग एंड लंग्स इट इज कॉल्ड अ फ्रॉगलेट. लेग और लंग्स थोड़े आने लगे तो उनको फ्रॉगलेट बोलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा ये वाला फॉर्म. This is called as froglet, which is a young frog, and the tail is still present but gets shorter day by day. Tail होगा, आपको देखने मिलेगा tail, but धीरे धीरे shorter होता जाएगा. So froglet can swim in water and also come to the surface to breathe. वाटर में रहता है, सरफेस में आता है ब्रीदिंग करने के लिए. नाउ द एडल्ट फ्रॉग, एज यू कैन सी दिस इज द एडल्ट फ्रॉग. द टेल completely disappears from this. This is called as water and land living, which is the amphibian. And the adult frog breathe to their lungs and the moist skin. वो lungs से breathe करते हैं और moist skin से भी breathe करते हैं. So they reproduce and start the life cycle again. So let's study the topic, which is the chart that is from the egg stage, which is swam, coming to the embryo, वो थोड़ा डेवलप होगा, एंड देन गोइंग टू द टैडपोल स्टेज. टैडपोल के बाद वो उसमें थोड़े लेग्स आने लगते हैं. लेग्स के बाद वो बनता है फ्रॉगलेट, विच इज हैविंग अ टेल फॉर्म, एंड द एडल्ट फ्रॉग. नाउ एज वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, तो ऑर्गेनिजम्स जो है इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड. दे गो थ्रू अ वेरियस चेंजेस कोर्स टूवर्ड्स देयर लाइफ. बहुत थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत सारे चेंजेस उनको देखने मिलता है. सो वी हैव लर्न दैट टाइनी प्लांट ग्रो एंड डेवलप इनटू अ बिग ट्री. वी हैव लर्न कि छोटा सा जो एग है इट डेवलप्स इनटू अ बिगर ऑर्गेनिज्म. We have seen pupa change into an insect, tadpole change into a frog. So we should take care of them because for their survival, उन frogs का, caterpillar का survival के लिए उनको reproduction करना पड़ता है, जिसमें वो बहुत series of changes के थ्रू जाते हैं और वो reproduce करते हैं. So ending this chapter, I hope you understand this topic, कि आपको ये समझ आया होगा ये टॉपिक क्या है. If you are having any doubts, you can comment below. Also like, share and subscribe this channel. और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे from class 6, 7th और 8th. So stay tuned.